नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 10 और आखिरी वीडियो देखेंगे। ठीक है, जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सांड के शुक्राणु को रखते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि सांड के शुक्राणु को तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है ना, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। ठीक है, देखिए शुक्राणु और एक होता है क्या, अंडाणु है ना। शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है ना, फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब से भ्रूण बनता है ना। फैलोपियन ट्यूब के बाद इस पर निषेचन के बाद फैलोपियन ट्यूब में मतलब निषेचन होता है, उसके बाद क्या होता है, भ्रूण बनता है। ठीक है, और भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय बनता है। और इसका विकास कहाँ होता है, तो इसका विकास होता है गर्भाशय में ना, यूटेरस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और रही बात यहाँ पर नाइट्रोजन से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, तो नाइट्रोजन से 2-3 प्रश्न है कि इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कितना, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। अच्छा, वायुयान के टायरों में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन या तो आर्गन भरा जाता है। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक है ना, EPI कब प्रकाशित किया गया, यानी कि प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक ये कब प्रकाशित किया गया था, तो ये 2002 में प्रकाशित किया गया था ना, 2002 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है ना, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 जून 1972 को हुआ था। ठीक है, यहाँ से 2-3 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एक तो हो गया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुआ था, और ये 5 जून 1972 को हुआ था। इसी 5 जून से एक प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुआ था कहाँ, केन्या के नैरोबी में हुआ था। ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में ही है। ठीक है, केन्या की राजधानी है नैरोबी, वहीं पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। ठीक है, अब 1972 से ही एक क्वेश्चन और याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1972 को ही लागू हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को ही लागू हुआ था। और टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ, तो 1973 में लागू हुआ था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ, 1973 में लागू हुआ था। एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, यानी लागू हुआ था। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूली एक उदाहरण है, तो मूली किसका उदाहरण है, तो मूली तो जड़ का उदाहरण है, लेकिन जड़ में भी वो किस प्रकार का जड़ है। ठीक है, तो मूली जो है ये होता है तर्क रूपी मूसला जड़ है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है तर्क रूपी मूसला जड़ है। ठीक है, देखिए जड़ क्या है, तो 3 प्रकार होता है ना, मूसला एक होता है मूसला जड़, एक होता है रेशेदार जड़, और एक होता है अपस्थानिक जड़। ठीक है, और मूसला जड़ में भी 3 प्रकार के होता है। ठीक है, मूसला जड़ भी 3 प्रकार का होता है। उसमें होता है एक शंकु रूपी जड़, ठीक है, एक होता है शंकु रूपी जड़, और एक होता है तर्कु रूपी जड़, तर्कु रूपी जड़, और एक होता है कुंभी रूपी जड़। ठीक है, शंकु रूपी हो गया, तर्कु रूपी और कुंभी रूपी जड़ होता है। ठीक है, शंकु रूपी जड़ में आता है कौन, गाजर आता है। ठीक है, शंकु रूपी जड़ में आ गया आपका गाजर। ठीक है, और तर्कु रूपी में आ गया मूली। तर्कु रूपी जड़ कौन सा हो गया, मूली हो गया। और कुंभी रूपी जड़ में किसको बोलते हैं, जैसे सलजम चुकंदर है ना, कुंभी रूपी यानी कि इस प्रकार का रहेगा, यानी कि मांसल भाग उसका यहाँ मांस बढ़ जाएगा, यानी ऐसे समझिए कि यहाँ पर क्या होता है, कुंभकर्ण जैसा हो जाता है,
है ना, कुंभी रूपी, और ऐसे ये जड़ रहता है, ये कुंभी रूपी हो गया। जैसे कि आपका सलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ये कुंभी रूपी जड़ ये होता है, ठीक है। और शंकु रूपी जड़ में क्या होता है, ये होता क्या है, ऐसे करके ये ऊपर से मोटा रहता है, नीचे ऐसे पतला होता है। शंकु रूपी जो होता है, शंकु रूपी जड़ यानी कि ये जैसे गाजर होता है, ठीक है। और तरकु रूपी जड़ में क्या होता है, ऊपर भी रहता है पतला, नीचे भी पतला, है ना, और बीच में मोटा रहता है, यानी कि जैसे कि मूली, ठीक है, वो होता है तरकु रूपी जड़ कहलाता है, ठीक है। एक बार फिर समझिए, शंकु रूपी जड़ में गाजर आता है, तरकु रूपी जड़ मूली, और कुंभी रूपी जड़ में आता है सलजम और चुकंदर, ठीक है, याद रखना है। और तना के उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जैसे कि हल्दी, अदरक, आलू, प्याज, लहसुन, ये सब क्या है, तना का उदाहरण है, ठीक है, याद रखना है। हद कर दी आपने, हद यानी कि हल्दी, कर दी यानी अदरक, हद कर दी है ना, हल्दी, अदरक, आपने यानी आलू और प्याज, है ना, और लहसुन, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है, ये सब तना का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो गया था, इसका आंसर क्या हो गया था, है ना, तरकु रूपी मूसला जड़ है मूली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है, तो ये करता है लाइसोजाइम एंजाइम, है ना, लाइसोजाइम एंजाइम ये भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है ना, इसका करेक्ट आंसर हो गया लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है। और टाइलिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, ठीक है, टाइलिन एंजाइम है ये मुख गुहा से निकलता है, ठीक है ना, टाइलिन एंजाइम जो है लार में पाया जाता है, ठीक है। और रही बात लाइपेज का, तो लाइपेज के बारे में, लाइपेज में बताए थे आपको, एक LAT है ना, LAT है ना, यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम है ना, अग्नाशय से ये निकलता है, ठीक है ना। LAT यानी कि लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है, एमाइलेज ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। ये सब के बारे में पूरी डिटेल में पीछे वीडियो में बताए हैं, जो लोग भी पार्ट 1 से लेकर 9 तक नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब रही बात इरेप्सिन की, इरेप्सिन क्या है, ये छोटी आंत से निकलता है ना, इरेप्सिन एंजाइम जो है ये छोटी आंत से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचारित रोग है, तो लैंगिक संचारित रोग यानी कि यौन संबंधी रोग है ये लैंगिक संचारित रोग, ठीक है। तो इसमें से कौन सा ये लैंगिक संचारित रोग है, तो देखिए लैंगिक संचारित रोग में 2 तरह से होता है, एक होता है वायरस से होता है और एक होता है जीवाणु से होता है, ठीक है। लैंगिक संचारित रोग जो है ये एक वायरस से होता है और एक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। और वायरस से कौन सा होता है, मेन जो होता है वो होता है, एक एड्स होता है ना, और एक होता है हर्पिस, एक हर्पिस रोग होता है, ठीक है। और एक होता है इधर जीवाणु से होने वाला जो रोग है गनोरिया रोग होता है, और एक होता है सिफिलिस, है ना, एक होता है गनोरिया और एक होता है सिफिलिस, ठीक है। तो यही पूछा है कि कौन लैंगिक संचारित रोग है, तो सिफिलिस जो है ये लैंगिक संचारित रोग है, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है, लाइसोसोम को कहा जाता है। देखिए आत्महत्या का ऐसे याद रखना है आपको, आत्महत्या को क्या बोलते हैं, सुसाइड है ना, 2 सौ आ रहा है, सुसाइड लाइसोसोम, ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, ठीक है, याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा ना। कोशिका की आत्महत्या नहीं, सुसाइड यानी लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम को ही लयन काय कहा जाता है हिंदी में। लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो क्रिश्चियन डी दुबे ने किया था, ठीक है। अब इसी तरह का क्वेश्चन 2-3 आता है, कौन, एक तो हो गया देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा गया लाइसोसोम को, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है, और रही बात इसकी, ठीक है। और इससे पहले एक और आता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और गोल्जी काय की खोज किसने किया था, तो केमेलो गोल्जी ने किया था, यानी कि अपने नाम पर ही गोल्जी काय का नाम दे दिया है ना, गोल्जी काय की खोज केमेलो गोल्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रासायनिक घटना है, तो रासायनिक घटना यानी रासायनिक परिवर्तन कौन सा होता है, तो रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन होता है जो
एक बार परिवर्तन होने के बाद वो मूल अवस्था में नहीं आ सके, ठीक है, वो होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ये जो कि अपने पुरानी अवस्था में, मूल अवस्था में वो फिर दोबारा आ सके, वो होता है भौतिक परिवर्तन। जैसे जल का बर्फ़ बनना, ठीक है, तो जल से बर्फ़ बना तो फिर हम लोग बर्फ़ से क्या जल बना सकते हैं, बर्फ़ से जल बन जाएगा, तो यानी पुरानी अवस्था पहले अवस्था में ये आ जाएगा, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन, ठीक है। उसी प्रकार जलवाष्प का बनना ये भौतिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से एक बार दही जब बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये हो जाता है रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। और पानी में चीनी का विलयन ये भी क्या भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब रही बात क्या, दूध से दही का बनना हो गया रासायनिक घटना। अब दूध से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि दूध का पीला रंग किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। दूध का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है, तो सफ़ेद केसिन प्रोटीन के कारण होता है। अच्छा, दूध में उपस्थित जो केसिन प्रोटीन का पाचन रेनिन एंजाइम करता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, दूध से दही बनाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो लैक्टोबैसिलस है। खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। शुद्धता जो होता है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो दूध की शुद्धता पूछे या तो दूध का घनत्व पूछे, किससे मापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अति महत्वपूर्ण है, आपको सबको लिख नोट कर लेना है ना, या तो वीडियो फिर दोबारा देखिएगा तो याद भी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दूध से दही बनना ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, तो किण्वन कहलाता है ना, दूध से दही बनना किण्वन कहलाता है, ठीक है। और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध उत्पादन से है, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से, और ऑपरेशन फ्लड का भी संबंध दूध उत्पादन से ही है, ठीक है। श्वेत क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो वह है बर्गिच कुरियन है। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, 26 नवंबर को और कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया था, इसका करेक्ट आंसर हुआ था दूध से दही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वो शैवाल कौन सा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो पूछा है कि वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, तो वो है क्लोरेला शैवाल, है ना। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री क्या करता है, भोजन के रूप में प्रयोग करता है, ठीक है। अच्छा, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न आता है जो कि समुद्री सलाद किस शैवाल को कहा जाता है, तो समुद्री सलाद किस शैवाल को कहा जाता है, तो अल्वा शैवाल को समुद्री सलाद कहा जाता है ना। अल्वा शैवाल को समुद्री सलाद कहा जाता है। ये कहता है अगर किस शैवाल से प्राप्त होता है, तो अगर ये प्राप्त होता है लाल शैवाल से प्राप्त होता है, ठीक है। और शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है, और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इसे याद कैसे रखना है, साफ काम, है ना। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, ठीक है, इसे याद रख लेना है, साफ काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड बनाने में ये सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस इसका प्रयोग किया जाता है ना। ब्रेड बनाने में सेक्रोमाइसिस सेरेविसिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है, जैसे कि पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलियम कोमुम्बर्टी है ना, पेनिसिलियम कोमुम्बर्टी तथा पेनिसिलियम रोकफोर्टी कवक का उपयोग पनीर बनाने में काम आता है, ठीक है। याद रखना है, पेनिसिलियम कोमुम्बर्टी तथा पेनिसिलियम रोकफोर्टी कवक का उपयोग पनीर बनाने में काम आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं है ना शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, तो प्रकाशग्राही कोशिकाएं जो कि शलाका तथा शंकु उपस्थित होता है, तो ये किस में उपस्थित होता है, तो ये रेटिना में उपस्थित होता है ना, रेटिना में उपस्थित होता है, ठीक है। देखिए, शलाकाएँ कम रोशनी में देखने में सक्षम होते हैं, ठीक है, कम रोशनी में देखने में सक्षम होते हैं, यानी कि रात्रि में दृष्टि प्रदान करता है ये
शालाकाएँ है ना, शालाकाएँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और रेटिना में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है, ठीक है। ये आइरिस जो है ये आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है आइरिस, जिसे परितारिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, उसका उदाहरण है। तो उसका उदाहरण क्या है? देखिए, स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी होते हैं, इसका उदाहरण क्या है? इसका वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन, वैकल्पिक हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये स्तनधारियों में लिंग क्रोमेटिन या बार बॉडी है, ठीक है। जैसे कि एक है यू क्रोमेटिन। तो यू क्रोमेटिन किसे कहा जाता है? क्रोमोसोम का वह हिस्सा जो जीन सांद्रता में समृद्ध होता है और क्रोमेटिन के शिथिल रूप से पैक होता है, उसे यू क्रोमेटिन कहा जाता है, ठीक है। और हेटेरोक्रोमेटिन किसे कहा जाता है? तो हेटेरोक्रोमेटिन यानी कि गुणसूत्र में डीएनए से कसकर पैक किए गए रूप को हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है। एक बार फिर समझिए, हेटेरोक्रोमेटिन किसे कहा जाता है? गुणसूत्र में डीएनए के कसकर पैक किए गए रूप को हेटेरोक्रोमेटिन कहा जाता है, ठीक है। और हेटेरोक्रोमेटिन केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक के परिधि में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोग सलीपद यानी कि एलिफेंटिएसिस का कारक है। तो रोग सलीपद का कारक कौन है ना? तो इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है 4। तो ठीक है, इसका रोग सलीपद का कारक है बुचेरिया, है ना, बुचेरेरिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुचेरेरिया, ठीक है। बुचेरेरिया और एस्केरिस ये क्या है? अस्क्लेन मिन्थिज संघ में आता है। बुचेरेरिया और एस्केरिस किस संघ में आता है? तो एस्केले मिन्थिज संघ में आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और रही बात इसकी एंट अमीबा की, तो एंट अमीबा जो है एंट अमीबा के संक्रमण से पेचिश नामक रोग हो जाता है, ठीक है। एंट अमीबा के संक्रमण से पेचिश नामक रोग होता है। और परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण क्या होता है? मलेरिया रोग होता है, ये भी याद रखना है। परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कणों के बीच आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से पदार्थों को व्यवस्थित करें। देखिए, आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में, तो आकर्षण बल देखिए जो जितना ठोस होगा वो उसमें आकर्षण बल बहुत अधिक होगा। फिर द्रव में क्या, उसमें आकर्षण बल थोड़ा कम होगा, और उससे कम होगा किसमें? गैस में, ठीक है। तो इसी तर्क पर इसका आंसर आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ शर्करा, दूध और हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो शर्करा का आकर्षण बल अधिक होगा, उससे कम होगा। द्रव है ये दूध का, उससे कम होगा हाइड्रोजन का, गैस का, ठीक है। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे कुछ जीवाणु या एंजाइम या तो जैव सक्रिय अणु के साथ उपयोग किए गए हैं ना। इसमें क्या है? मिलान करना है ना। तो मिलान करना क्या है? ये स्ट्रेप्टोकाइनेज है ना। स्ट्रेप्टोकाइनेज का संबंध किससे है? थक्का स्फोटन से, है ना। इसका हो जाएगा ए का 3, थक्का स्फोटन से है, ठीक है। फिर है साइक्लोस्पोरिन ए का संबंध है प्रतिरक्षा निरोधक से। और सी में क्या है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है अम्लीय उत्पादक से, है ना। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम का संबंध किससे? अम्लीय उत्पादक से। फिर क्या? मोनोस्कस परप्यूरियस का संबंध किससे है? तो ये है रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले का, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से भी देख लीजिएगा, है ना, तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज का संबंध हो गया आपका थक्का स्फोटन से, और साइक्लोस्पोरिन ए का संबंध हो गया प्रतिरक्षा निरोधक से, और क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम इसका संबंध हो गया अम्लीय उत्पादक, और मोनोस्कस परप्यूरियस का संबंध हो गया आपका ऑप्शन जो बचा है ये ऑप्शन नंबर 2 रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया था? इसका आंसर करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपच में उपचार के लिए निम्न में से किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो अपच में उपचार के लिए देखिए अपच हो गया, तो अपच के उपचार में किस दवा का, दर्दनाशक तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी आंसर आप कर सकते हैं। रोगाणुरोधक का नहीं, प्रतिजेबक का नहीं, ये अम्लत्व नाशक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अम्लत्व नाशक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अम्लत्व नाशक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि दर्दनाशक की बात हो तो ये किससे रिलेटेड है। देखिए ये एनाल्जेसिक कहा जाता है। एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग दर्द को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये अम्लत्व नाशक तो हो गया, ये क्या करता है ना, ये अपच में उपचार के लिए दवाओं का प्रयोग, दवाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और रही बात सी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी का रोगाणुरोधक है ना, रोगाणुरोधक किसे कहेंगे। देखिए सूक्ष्म जीवों की रोग जनकता को रोकने के लिए उपयोग किए जाने वाली दवा को रोगाणुरोधी एजेंट कहा जाता है, ठीक है। अब रही बात प्रतिजैविक की, तो आप लोग जानते हैं प्रतिजैविक जीवाणु संक्रमण को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। प्रथम एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन है, और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन नंबर 2 अम्लत्व नाशक, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से बायोलॉजी का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि वर्तमान भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है ना, भारत का वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वह है राजीव कुमार है, ठीक है। और आज का क्वेश्चन है, और आज का क्वेश्चन आपको याद रख, क्वेश्चन आपसे है कि इटाई रोग किसके कारण होता है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, इटाई रोग किसके कारण होता है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है आपको पहले कि कल से हम लोग है ना, जैसे आज क्या है बायोलॉजी समाप्त हो गया है और कई चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं, प्ले लिस्ट में एक बार जरूर देखिएगा। और बायोलॉजी समाप्त हो गया तो फिर कल से हम लोग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी है ना, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जितने भी अति महत्वपूर्ण बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया है तो वो सभी प्रश्न देखेंगे और उस पर आधारित जो भी वीवी या एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो सभी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी को देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।